Hello student, welcome to Angels online platform. Today we discuss about 11 JEE Mega Test solution. Let's start question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 में हमको पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इफ 0.1 मोल CH3NH2 एंड 0.05 मोल HCl आर मिक्स। इसमें हमको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में रिएक्शन हो रहा है CH3NH2, तो इधर आएगा CH3NH2 इथाइल एमाइन एज अ बेस, वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो इधर फॉर्म होगा CH3 और NH3 प्लस 1 NCl माइनस 1, राइट। CH3NH2 as a strong base, CH3NH2 is the weak base and HCl as a strong acid, तो वो फॉर्म करेगा CH3NH3 प्लस 1 NCl माइनस 1। इसमें CH3NH2 के मोल गिवन है, इसके मोल 0.1 है और HCl के मोल है 0.05 मोल। 0.1 मोल ऑफ CH3NH2 एंड 0.05 मोल ऑफ HCl उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में टी 0 टाइम पे CH3NH3 प्लस का मोल हो गए 0, राइट। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी और टी टाइम पे HCl के 0.05 मोल होगा, वो 0.1 मोल CH3NH2 में से इसमें से इसके 0.05 मोल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें HCl है वो LR है, LR मतलब रिमेटिंग रिएजेंट है। तो इसमें 0.05 मोल HCl के साथ CH3NH2 के 0.05 मोल रिएक्ट करेंगे, इसमें बचेंगे 0.05 मोल। डेट मीन्स कि इसमें 0.05 मोल HCl के थे, वो CH3NH2 के 0.1 मोल में से 0.05 मोल रिएक्ट करेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा 0.05 मोल ऑफ CH3NH3 प्लस 1 Cl माइनस 1। इसमें HCl के मोल कंप्लीट हो गए तो इसके मोल हो गए 0 और इसमें CH3NH2 के मोल बचे हो गए 0.1 माइनस 0.05, सो हो गए 0.05। डेट मीन्स कि आफ्टर रिएक्शन HCl के मोल हो गए 0 और CH3NH2 के रिमेनिंग मोल हो गए 0.05 मोल एंड CH3NH3 प्लस Cl का 0.05 मोल फॉर्म होगा, राइट। और हम लोग जानते हैं कि इसमें CH3NH3 प्लस 1 एंड Cl माइनस 1 को बोलेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन, और बेसिक बफर सॉल्यूशन में होगा वीक बेस। दैट मीन्स कि CH3NH2 इज वीक बेस एंड उसका स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा HCl। सो ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये वाला सॉल्ट होगा हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो इसमें हमको OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा बेसिक बफर के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 1 इक्वल टू KB। KB को बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ उसका सॉल्ट, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आएगी OH माइनस की कंसंट्रेशन, इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। KB की वैल्यू एग्जांपल में हमको गिवन है, वो वैल्यू इसमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो बेस की कंसंट्रेशन इसमें होगी, जो रिमेनिंग होगी उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें बेस की कंसंट्रेशन रिमेनिंग होगी 0.05 में पुट करेंगे 0.05 डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कंसंट्रेशन, इसमें आएगी 0.05 आएगी, तो ये कट हो जाएगा तो इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा 1। तो सो इसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर माइनस 4 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें हमको पूछा है पीएच की वैल्यू पूछी है, सॉरी डेट मीन्स कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पूछा है। तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं और इसमें हमको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड माइनस आयन इक्वल टू KW। उसको बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर,
और इसकी वैल्यू होगी 10 x⁻⁻14। ओ एच माइनस की हमने फाइंड आउट की, 5 × 10⁻⁻4, और इसमें हमको H प्लस आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें H प्लस आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 10 x⁻⁻14, और ये वैल्यू नीचे जाएगी, इसमें आएगा 5 × 10⁻⁻4 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻11, और कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, तो इसके पीछे यूनिट होगा मोलर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा 26 में सी ऑप्शन, 2 × 10⁻⁻11 मोलर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में हमको पूछा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, और एक फॉर्मूला गिवन है CH3COOAg, दैट मीन्स कि इसका नाम होगा सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट सॉल्ट का हमको सॉल्युबिलिटी इसमें फाइंड आउट करनी है, और इसमें वैल्यू गिवन होगी पीएच की, पीएसपी गिवन होगा, और के की वैल्यू भी गिवन है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और सिल्वर एसीटेट एज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, इसके लिए फॉर्मूला होगा सॉल्युबिलिटी इक्वल टू ब्रैकेट में के एस पी मल्टीप्लाई बाय 1 + H+ आयन डिवाइडेड बाय के, और अंडर रूट आएगा। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेगी इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में सिल्वर एसीटेट है, और इसमें सिल्वर का चार्ज होगा +1 और एसीटेट का होगा -1। तो सिल्वर एसीटेट को बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का सॉल्ट हो और उसमें हमको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा सॉल्युबिलिटी एस इक्वल टू ब्रैकेट में के एस पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में होगा 1 + H+ आयन डिवाइडेड बाय के ए, और ब्रैकेट के बाहर होगा 1/2। तो उसकी फॉर्मूला है एक इसके लिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के लिए सॉल्युबिलिटी इक्वल टू ब्रैकेट में के एस पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, और डिवाइडेड बाय इधर होगा के ए, और ब्रैकेट के बाहर होगा 1/2। तो इसमें के एस पी की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻12, और ब्रैकेट में है 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी वो इसमें गिवन है। पीएच की वैल्यू इसमें 4 दे रखी है, पीएच मतलब कि फॉर्मूला होगा -log H+ आयन, पीएच इज इक्वल टू -log H+ आयन। तो इसमें इसमें H+ आयन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻4 आएगी, 10⁻⁻4 इसमें पुट करो, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय के ए, के को बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो उसकी वैल्यू भी इधर गिवन है 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ऊपर जाएगा 1/2, तो ये 3 ऊपर जाएगा जिसमें ऐसा होगा। इसमें 3 ऊपर जाएगा, -4 कैंसल आउट, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 10⁻⁻12, और ब्रैकेट में होगा 3 + 1, तो इधर होगा 4, और मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला, तो इसमें इसका फॉर्मूला ऐसा आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। 1 मिनट, कैसे लिखेंगे 3 + 1, तो आगे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, और पावर में आएगा 1/2, तो इसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और इसमें हमने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट की वो मोलारिटी में होगा, तो हमारा आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मोल, आंसर होगा डी।
ओनली फॉर्मूला हमको आना चाहिए फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के लिए, तो अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमको पूछा है सॉलिबिलिटी हमको गिवन है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को बोलेंगे KSP, और हमारा सॉल्ट है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए हमको सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बट सॉलिबिलिटी पूछा है हमको ग्राम पर लीटर में, एंड इसमें हमको pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको रेज करना पड़ेगा। इसमें हमको पूछा हुआ है सॉलिबिलिटी और साथ में पूछा हुआ pH। इसमें क्वेश्चन नंबर है 28। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड है, उसको ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा एल्यूमिनियम+3 और साथ में होगा थ्राइस OH माइनस, राइट। सॉलिबिलिटी के हिसाब से इसमें एल्यूमिनियम+3 की सॉलिबिलिटी आएगी इसमें S, और इधर आएगी 3 हाइड्रोक्साइड है, सो इसकी आएगी 3S आएगी, राइट। इसमें हमको गिवन है KSP। तो आयोनिक में हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसमें किस नंबर 2 आएगा कि जिसका फॉर्मूला होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, जिसका फॉर्मूला ऐसा आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम+3 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, जिसमें एनायन के फॉर्म में 3 हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें आएगा 3OH-1 और उस पर चार्ज होगा 3, क्योंकि उसका माइनस चार्ज थी तो वो इसका चार्ज भी ऊपर जाएगा, तो इसमें होगा 3 माइनस आयन, क्लियर। उसके बाद इसमें एल्यूमिनियम+3 की सॉल्युबिलिटी होगी S, तो इधर पुट करें तो इधर आएगा S मल्टीप्लाई बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसके कितनी होगी, इधर 3S है तो इधर होगा 3S, और इसमें कैटायन के कितने नंबर है 3, तो जितने कैटायन और जितने एनायन होंगे उसके नंबर पावर में जाएंगे, तो इधर आएगा 3 एनायन थे इसमें, तो इसमें आएगा 3S3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27, और S कितने हुए S3 और इस पे होगा S1, तो इसमें 27 S4 आएगा। इसमें इसमें हमने फाइंड आउट किया KSP आ गया, लेकिन इसमें हमको क्या पूछा हुआ है, KSP तो गिवन है, हाँ इसमें हमको सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए KSP की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो KSP की वैल्यू इसमें होगी 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। तो इसको पहले रेज करना पड़ेगा, एग्जाम्पल थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। KSP हम लोग जानते हैं, इससे आ जाएगा हमारा सॉलिबिलिटी S आ जाएगी, तो KSP की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसमें होगा KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 के पॉइंट में इक्वल टू 27S4। इसमें S हमको फाइंड आउट करना है, सो इसमें आएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 27। इसको एक काम करो, को 27 में कन्वर्ट कर दो, तो इधर होगा 27, 2.7 को 27 में कन्वर्ट करेंगे तो इधर होगा 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 डिवाइड बाय नीचे आएगा 27, तो 27 कैंसल आउट हो गए, इसका आंसर होगा 10⁻12, बट इस पे S4 है, तो S फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर होगा 10⁻3। सॉल्युबिलिटी इसमें हमने फाइंड आउट कर दी, लेकिन अभी हमको इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की, इसमें क्या पूछा हुआ है, सॉल्युबिलिटी पूछा है ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसको पहले मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH थ्राइस इन ग्राम पर लीटर, इसमें जो भी हमारी सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁻3 उसको एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, तो उसका मास आएगा 78 ग्राम पर मोल, तो इसका आंसर होगा 78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3,
ऑप्शन के हिसाब से इसमें जाएंगे तो 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। एक आंसर आ गया हमारा। और नाउ सेकंड आंसर में इसमें हमको पूछा हुआ है पीएच पूछा हुआ है, बट पीएच तो डायरेक्ट आएगी नहीं इसमें, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एज अ बेस फॉर्म में होगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन में इसमें हमने आगे लिखा हुआ है ऊपर कि हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इसमें होगी 3s होगी, इधर लिखा हुआ है। तो एस तो हमारा आ गया, तो उसके हिसाब से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी इसमें। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारा 3s, ऊपर हमने लिखा है, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड जब ब्रेक होगा तब हमको मिलेगा एल्यूमिनियम+3 और साथ में होगा 3OH-1। तो इसमें एस की वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², राइट। और इसमें एस हमको ग्राम पर लीटर में रखना नहीं है, जो आगे एस आए उसको इसमें पुट करना है। तो इसमें 7.8 इसमें आएगा नहीं। इसमें हमको सिंपल सॉल्युबिलिटी लेनी है, ग्राम पर लीटर में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी आएगी इन जनरल टर्म में आएगी, तो जनरल टर्म में सॉल्युबिलिटी थी हमारी 10⁻³ थी, तो सो इसमें आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, राइट। इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वो आ गया। तो उसके हिसाब से पीओएच आ जाएगा। पीओएच फॉर बेस के फॉर्मूला होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये वाला 3 आगे आएगा, लॉग में वैल्यू है, तो इसमें ×10⁻³ -3 आगे आएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो इसमें होगा 3 माइनस log 3 रहेगा। log 3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, log 3 का वैल्यू होगा 0.47। इसका आंसर होगा 2.53, इसको बोलेंगे पीओएच। पीओएच की वैल्यू आ गई। तो लास्ट स्टेप पीएच को फाइंड आउट करने के लिए पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होगा। पीओएच की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पीएच का हमारा आंसर होगा 11.5। इन शॉर्ट में इसमें हमने पहले सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट किया, एएसपी की वैल्यू इसमें गिवन थी। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड को ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा एल्यूमिनियम+3 और साथ में होगा थ्राइस OH-1, जिसमें एल्यूमिनियम+3 की सॉल्युबिलिटी होगी S और हाइड्रोक्साइड की होगी इसमें नंबर 3 है, सो इसमें होगा 3s। और KSP की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो उसके हिसाब से इधर आएगा हमारा S। सॉल्युबिलिटी आ गई, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमको पूछा है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर के लिए हमको इसमें इसको मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। उसके बाद हमको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग पीओएच की कंसंट्रेशन पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसमें पीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा पीएच होगा 11.5। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में ए, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 कॉल एज सॉल्युबिलिटी, एंड पीएच की वैल्यू होगी 11.5, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है भाई हमको? क्वेश्चन नंबर 29 में सॉल्ट है हमारा mx2 को ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा m+2 और साथ में होगा 2x-। तो इसमें हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, मतलब KSP की वैल्यू इसमें हमको गिवन है, और इसमें हमको पूछा है M+2 कैटायन आयन की कंसंट्रेशन इसमें हमको पूछा हुआ है, राइट। तो पहले को रेज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। KSP की वैल्यू गिवन है और इसमें हमको कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन पूछा हुआ है। तो कंसेप्ट आएगा इसमें हमारा सॉल्युबिलिटी और स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाला आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्ट है हमारा mx2 को ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा m+2 और साथ में होगा 2x-। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ कैटायन, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एनायन। तो कैटायन इसमें होगा 1 और एनायन होगा हमारा 2, राइट। इसमें हमको KSP की वैल्यू गिवन है
और इसमें हमको पूछा है M+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, राइट। बट इसमें एनायन होगी 2, इसमें आएगा 2x और पावर में उसके नंबर आएंगे 2, राइट। सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में इधर हम लिख सकते हैं M+2 की सॉल्युबिलिटी होगी S, इसके लिख सकेंगे इधर होगा S। सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटायन कितना है 1, तो इसके लिए आएगा S1 मल्टीप्लाई बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ एनायन। तो सॉल्युबिलिटी इसमें होगी 2 एनायन होगा तो 1 एनायन के लिए होगा S, तो इसमें 2 एनायन के लिए होगा 2S, तो इधर आएगा 2S। और पावर में आएगा नंबर ऑफ एनायन, तो कितने होगी इसमें 2 आएंगे, तो इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटायन आएगा S और इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ एनायन आएगा 2S²। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आंसर आएगा हमारा 4S3। तो बोलेंगे 4S3 आ गया हमारा, तो इसमें KSP की वैल्यू गिवन है, तो इसमें क्या इसकी वैल्यू पुट करो तो इसमें आ जाएगा हमारा S। KSP की वैल्यू इसमें गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 इक्वल टू 4S3। तो S की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 मिनट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S सॉल्युबिलिटी। S³ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 कैंसल आउट, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 10⁻⁻12। तो फाइंड आउट है S, हमारा आंसर है S³ फॉर्म में आया, तो इसमें हमको चाहिए S। तो S के लिए S इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा, इसको √3 कर दो तो आंसर आएगा 10⁻⁻4। सॉल्युबिलिटी है, सो मोलारिटी में आएगी, उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा C1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मोलर। क्या इसमें हमने KSP का फॉर्मूला अप्लाई किया, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन और वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर आ गया, राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा हमको पीएच की वैल्यू पूछी हुई है, और पीएच की वैल्यू एक मिक्सचर में होगा जिसमें NH4OH है, NH4OH है जो वीक बेस, एंड उसके साथ में होगा NH4Cl, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ बेस, राइट। इसमें क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमको पूछा है 0.1 मोलर एमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 मोलर NH4OH को खोलेंगे वीक बेस, और साथ में गिवन है हमको NH4Cl, उसको बोलेंगे उसका कॉन्जुगेटेड बेस, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, मतलब वीक बेस है तो उसका ये कौन सा होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, राइट। वीक बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, इसको बोलेंगे वीक बेस हो और उसका कॉन्जुगेटेड सॉल्ट हो, और वो कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, तो इसको बोलेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन, राइट। बेसिक बफर सॉल्यूशन में होगा वीक बेस प्लस उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, राइट। तो इसमें हमको पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी पीएच इसमें हमको गिवन है, इसमें हमको पीकेबी फाइंड आउट करना है, पीकेबी, राइट। और हम लोग जानते हैं कि NH4OH होगा वीक बेस और NH4Cl होगा हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड, जो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो डेट मीन्स कि मिक्सचर में होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन, राइट। तो इसमें पीएच की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच, पहले वो अप्लाई कर दो, तो पीएच प्लस पीओएच, सॉरी इसमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करते, तो बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला आएगा हमारा
तो इसमें बेजिक बफर के लिए फॉर्मूला आएगा हमारा POH इक्वल टू POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बेसिक के लिए आएगा, राइट। इसमें पीएच की वैल्यू गिवन है, तो इसमें से पीओएच आ जाएगी। पीएच की वैल्यू है 9.225, तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 1 मिनट, इसमें इधर में लिखता हूँ। पीएच की वैल्यू 9.25 है, तो पीओएच आ जाएगा पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच की वैल्यू हमको गिवन है 9.25 प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो इसमें पीओएच की वैल्यू आएगी हमारी, उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4.75। पीओएच आ गई। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारे पास है अभी 0.1 मोलर है। सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन 0.1 है और बेस की भी कंसंट्रेशन 0.1 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। पीओएच हमारा आया 4.75। इसको इसकी वैल्यू पुट करना है। इसमें पीओएच की वैल्यू होगी 4.75 इक्वल टू पीकेबी। पीकेबी इसमें हमको फाइंड आउट करना है, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना होगा 0.1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वो भी है 0.1, तो कैंसल आउट। इसमें हमारा आंसर होगा जो पीओएच का आंसर होगा वही हमारा पीकेबी आ जाएगा, तो पीकेबी इक्वल टू 4.75, आंसर होगा हमारा सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमको पूछा है हाइड्रोसाइनिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है और साथ में के की वैल्यू भी गिवन है। इसमें हमको पूछा है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है, डेट मीन्स कि इसमें हमको अल्फा की वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, राइट। मिनट। नंबर 31, इसमें हमको हाइड्रोसाइनिक एसिड है, उसको डिसोसिएट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो इधर हमको मिलेगा H प्लस आयन और साथ में होगा CN-1, तो बोलेंगे हाइड्रोसाइनिक एसिड, राइट। इसमें हमको हाइड्रोसाइनिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, तो इसकी वैल्यू होगी स्टार्टिंग के टाइम पे, इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.2 मोलर और इसकी होगी 0.0। राइट। तो इसके बाद क्या पूछा इसमें हमको, ए की वैल्यू गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, दैट मीन्स कि इसमें हमको अल्फा फाइंड आउट करना है परसेंटेज के फॉर्म में स्टार्टिंग के टाइम पे HCN की कंसंट्रेशन होगी 0.2 और H प्लस CN की होगी 0.0। उसके बाद T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सपोज लाइक होगी 0.2 इंटू अल्फा। 0.2 में से 0.2 इंटू अल्फा होगी आफ्टर डिसोसिएशन, और CN की होगी 0.2 इंटू अल्फा। इसमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी HCN की 0.2 ब्रैकेट में होगा 1 माइनस अल्फा, राइट। इसमें हमको के की वैल्यू पुट करो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो के की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसमें अभी रखते हैं के। H प्लस की कंसंट्रेशन इसमें आएगी 0.2 इंटू अल्फा, CN की भी आएगी 0.2 इंटू अल्फा, और डिवाइडेड बाय HCN की कंसंट्रेशन आएगी 0.2 ब्रैकेट में होगा 1 माइनस अल्फा। और इसमें HCN वो कैसा होगा, वीक होगा, तो इसमें
तो इसमें अल्फा की वैल्यू एक काम करेगी, इसमें वीक बेस होगा, हाँ सॉरी वीक बेस होगा, यस। तो इसमें वन माइनस अल्फा को निगलेक्ट करेंगे कि वीक बेस के लिए वन माइनस अल्फा इक्वल टू होगा वन, राइट। डिसोसिएशन उसका कम होगा तो उसको निगलेक्ट करेंगे। तो इसमें आएगा के ए की वैल्यू आएगी 0.2, और 0.2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें आंसर होगा हमारा 0.2 अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा इक्वल टू वन। तो ये हमारा आ गया के ए। फिर इसमें काम करो अल्फा की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें के की वैल्यू हम लोग जानते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा आ जाएगा, उसके बाद उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो के की वैल्यू इसमें गिवन है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 x टू पावर -10 में होगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 x टू पावर -10 इक्वल टू 0.2 इंटू अल्फा स्क्वायर। सो फाइंड आउट है अल्फा स्क्वायर में आएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 x टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.2, राइट। और इसमें कैलकुलेशन के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू होगी 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 x टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के फॉर्म में पूछा हुआ है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर होगा 0.00495 परसेंटेज के फॉर्म में हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। क्लियर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, किए की वैल्यू सिर्फ किए की फॉर्मूला अप्लाई की, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस आफ्टर रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ HCN, और इसकी जो वैल्यू रखी और उसके बाद जो अल्फा की वैल्यू आई उसको परसेंटेज फॉर्म में पूछा था, सो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में हमको पूछा है स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी पीएच की वैल्यू 5 है, तो उसको हमने डाइल्यूट किया 100 टाइम, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड होता, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, राइट। जितना एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसमें पीएच की वैल्यू कम होगी। तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है कि जिसकी पीएच की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 32, पीएच की वैल्यू इसमें 5 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, में पीएच की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो पीएच की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 x टू पावर -5, वो आ गई। उसके बाद इसको 100 टाइम डाइल्यूट किया हमने, राइट। डाइल्यूट करेंगे तो उसके पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो इसमें न्यू पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, राइट। तो इसमें न्यू पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पीएच की फॉर्मूला में H प्लस की कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है 10 x टू पावर -5, उसको हमने 100 टाइम डाइल्यूट किया तो नीचे आएगा वॉल्यूम। इसका पीएच की वैल्यू आनी चाहिए, 100 टाइम डाइल्यूट किया डेट मीन्स के वॉल्यूम नीचे आएगा, मतलब ऐसा आएगा पीएच न्यू पीएच इज इक्वल टू 10 x टू पावर -5 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 टाइम उसको डाइल्यूट किया तो पीएच न्यू पीएच हमारी आएगी 10 x टू पावर -7 आएगी। मतलब ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, 1 मिनट। ये पीएच डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें इसमें लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्टार्टिंग में एसिड स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच की वैल्यू थी 5, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 x टू पावर -5। आफ्टर डाइल्यूशन 100 टाइम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 x टू पावर -7। ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आफ्टर 100 टाइम डाइल्यूशन। तो डेट मीन्स कि इसमें हमको पूछा है पीएच, तो पीएच इसकी वैल्यू आएगी 7।
इसमें पीएच आएगी हमारी 7, राइट। बट इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग था, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी पीएच की वैल्यू 7 आनी चाहिए, बट थियोरेटिकली वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी पीएच 7 से थोड़ी कम आएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा नियरेस्ट आंसर होगा 6.7। थियोरेटिकली हमारा आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है, पर उसमें हमने डाइल्यूशन किया है, तो एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट 7 नहीं आएगी, वो आएगी 6.7। हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हमको पूछा हुआ है HCl एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसको रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो इसमें लिखा है 200 ml HCl solution having pH 2 and mix 300 ml sodium hydroxide solution having pH equal to 12, राइट। और इसमें देन कैलकुलेट द पीएच आफ्टर द मिक्सचर HCl प्लस NaOH। इधर हमारे पास है HCl प्लस NaOH। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। HCl एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा NaCl एज ए सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। इसमें HCl का वॉल्यूम है 200 ml एंड पीएच है हमारी 2, राइट। इसमें पीएच की वैल्यू 2 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 12 है, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी, पीएच की वैल्यू 2 है, सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा 10⁻⁻12, राइट। और इसमें पीएच की वैल्यू 12 है, सो इसमें हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे पीओएच, क्यों भाई, बेस है इसलिए। इसमें पीओएच की वैल्यू आएगी 2, मतलब 14 माइनस पीएच, तो पीओएच आएगी हमारी 2। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻2। दैट मीन्स कि इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इसमें आई 10⁻⁻2 आई, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻2, राइट। उसके बाद इसमें वॉल्यूम भी गिवन है, HCl का वॉल्यूम है 200 ml एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम होगा 300 ml। इसमें होल आ जाएगी, राइट। तो इसमें पहले काम करेंगे कि 200 ml सॉल्यूशन में HCl के कितने मोल हो गए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या किया, पीएच था, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर दी, वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसमें हम लोग मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आएगा मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन के मोल फाइंड आउट करने के लिए इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय उसका गिवन वॉल्यूम, तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम इसमें 1 लीटर कंसिडर करेंगे, इसमें आएगा 1000 के साथ उसको डिवाइड करेंगे, ओके, क्योंकि इसमें मोल पूछा हुआ है। इसमें हम लोग सपोज करेंगे कि दोनों का टोटल वॉल्यूम होगा 1000 ml, क्योंकि मोलारिटी में क्या आता है, मोल बाय वॉल्यूम आता है, और मोलारिटी में वॉल्यूम होगा 1000 ml, तो उसके हिसाब से इसमें हमको मोल फाइंड आउट करने के लिए उसको 1000 ml के साथ उसको डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की मोल आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन वो आ गई। उसके बाद इसमें इसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसमें 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका वॉल्यूम हमको गिवन है 300 ml मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 1000 ml इन फॉर्म ऑफ मोलारिटी, तो इसका आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये आ गए हमारे मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी आ गए। दैट मीन्स कि इसमें टोटल मोल आए
हाइड्रोजन के आए 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और हाइड्रोक्साइड के आए 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ राइट। तो इसमें हाइड्रोक्साइड के आयन H+ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और इसमें H+ आयन के मोल कम है, सो इसको बोलेंगे Lr, इसको बोलेंगे Er, एक्सेस रिएजेंट राइट। तो इसमें NaOH के मोल ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन के मोल कम है राइट। तो इसमें कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हाइड्रोजन मोल के साथ, 1 मिनट, मोल ऑफ H+ आयन, मोल ऑफ H+ आयन, इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल के साथ HCl के 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल रिएक्ट करेंगे। दैट मीन कि इसमें H+ आयन Lr के फॉर्म में होगा। ओके, इसमें क्या आएगा, कितने H+ आयन इसमें अनरिजॉल्व रहेंगे, मतलब इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन बचेंगे क्योंकि इसमें अमाउंट ज़्यादा है। इसमें होगा रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसको माइनस कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इसका आंसर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, इसको बोलेंगे रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कितने आए, 10⁻³ राइट। अभी इसको मिक्स किया हमने, HCl प्लस NaOH को मिक्स किया, तो इसका वॉल्यूम था 200 ml, इसका था 300 ml, तो टोटल वॉल्यूम इसमें आएगा 500 ml। 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड के 10⁻³ मोल रिमेनिंग हो गए। ओके, सो इसके तो इसमें हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 500 ml में फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसके कितने मोल रिमेनिंग थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ थे, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइडेड बाय आएगा टोटल वॉल्यूम, तो इसमें था हमने मिक्स किया 500 ml, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोलर। क्या आ गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन 1000 ml। ओके, तो इसमें फिर इसमें क्या करना है हमको, पीएच पूछा हुआ है, इसके बाद एक काम कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट पीओएच। तो इसके लिए फॉर्मूला होगी पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इसमें आएगा माइनस लॉग ब्रैकेट में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसका आंसर आएगा 2.699, ये इसमें फाइंड आउट किया पीओएच। उसके बाद पीओएच आ गया, तो इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं पीएच, तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो पीएच की वैल्यू इसमें आएगी 40 में से 2.699 माइनस कर दो, तो हमारा आंसर होगा 11.30, ये हमारा पीएच आ गया। ठीक है, मेथड लेंदी है लेकिन करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या किया, शॉर्ट में HCl प्लस NaOH रिएक्ट करवाया, तो पीएच की वैल्यू गिवन थी, तो इसमें हमने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर दी, उसके ऊपर से उसके मोल फाइंड आउट कर दिए, तो इसमें हाइड्रोक्साइड के मोल ज़्यादा हो गए। फिर इसमें हमने 500 ml में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की, उसकी वैल्यू पीओएच में निकाला, और पीओएच के बाद इसमें हमने पीएच को फाइंड आउट कर दिया। राइट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 33 का आंसर होगा सी, 11.3, ऑप्शन सी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में इसमें हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस बोथ, तो कौन सा आयन लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस के फॉर्म में काम करेगा।
लॉरी ब्रोंस्टेड में कंसेप्ट आता है कि जो H+ आयन को डोनेट करेगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे बेस, राइट। उसके हिसाब से इसमें नंबर 34 एसिड का मीनिंग होगा टू डोनेट H+ आयन, तो बोलेंगे लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। बेस में होगा टू एक्सेप्ट H+ आयन, H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे बेस, डोनेट करेगा उसको बोलेंगे एसिड। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा आयन लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड है और साथ में बेस भी है, मतलब कौन सा आयन प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है एंड कौन सा आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा H2PO4-1 है, राइट। तो इसमें H2PO4-1 में से प्रोटॉन डोनेट होगा तो उसका चार्ज होगा HPO2-2, प्रोटॉन जाने के बाद तो वो स्टेबल होगा नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा HPO3-1 है, तो उसमें से भी प्रोटॉन रिलीज होगा तो उसका फॉर्मूला होगा PO3-2, तो वो भी स्ट्रॉन्ग, वो भी स्टेबल होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन HPO4-3, HPO4-1 है, तो उसमें से प्रोटॉन जाएगा तो इसमें सॉरी -2 है, इसमें से प्रोटॉन रिलीज होगा तो इधर फॉर्म होगा PO4-3, जो फॉस्फेट -3 आयन में स्टेबल होगा। तो फॉस्फेट में प्रोटॉन जाने के बाद चार्ज आएगा -3, डेट मीन्स कि फॉस्फेट वो -3 में स्टेबल होगा, तो वो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और साथ में प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा HPO4-2 वर्क एज अ लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस बोथ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है हमको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है। डेट मीन्स कि इसमें हमको एक एसिटिक एसिड गिवन है और एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसमें हमको फाइंड आउट करना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट को बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में एसिटिक एसिड हमको गिवन है, 1 मिनट। तो इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 35 एसिडिक एसिड है, तो उसको डिसोसिएट करेंगे तो इधर हमको मिलेगा एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। तो इसमें एसिडिक एसिड एज अ वीक एसिड, इसमें हमको अल्फा की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो सॉरी इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आई थिंक, तो हमें क्वेश्चन को फिर से चेक करना पड़ेगा। के की वैल्यू इसमें गिवन होगी, इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यस के की वैल्यू इसमें हमको गिवन है भाई, के की वैल्यू इसमें गिवन है और साथ में हमको कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.05 मोलर, राइट। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दैट मीन्स के अल्फा फाइंड आउट करना है और साथ में हमको पीएच भी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसमें स्टार्टिंग के टाइम पे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी सपोज लाइक सी, ओके, और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इसमें होगी 0 0, और आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन और डिसोसिएशन एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन होगी सपोज लाइक सी इंटू अल्फा और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी सी इंटू अल्फा। तो इसमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी एसिटिक एसिड की सी ब्रैकेट में 1 - अल्फा होगी, राइट। फिर इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करो के का, ए की फॉर्मूला होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की फॉर्मूला होगी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन,
और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसमें आएगा C इंटू अल्फा इंटू सी इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। तो रेज करना पड़ेगा। तो इसमें और एसिडिक और दूसरा एसिडिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है। सो इसमें 1 - अल्फा = 1, मतलब 1 - अल्फा को निगलेक्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा। और किसके लिए आएगा, ये वाला वीक एसिड के लिए होगा। वीक एसिड में 1 - अल्फा की वैल्यू होगी 1। इसके लिए फॉर्मूला होगा C कैंसल आउट। इसमें होगा C इंटू अल्फा स्क्वायर और के की वैल्यू हमको गिवन है। सो इसमें हमको अल्फा चाहिए तो अल्फा की फॉर्मूला होगी √KA/C। तो के की वैल्यू हमको गिवन है। के इसमें था क्या क्या इसकी वैल्यू कितनी थी 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो उसकी कंसंट्रेशन थी 0.05। तो कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर होगा तो इसमें अल्फा की वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अल्फा आ गया हमारा, राइट। उसके बाद इसमें हमको पूछा है पीएच। तो पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। तो डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी C इंटू अल्फा। इसमें पुट करो उसकी वैल्यू। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए होगा C इंटू अल्फा। C मतलब कंसंट्रेशन वो होगी 0.05। एग्जाम्पल में गिवन है। अल्फा की वैल्यू इसमें हमने फाइंड आउट किया 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। इसका जितना भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू पीएच में पुट कर दो तो हमारे पीएच आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर होगा H+ की कंसंट्रेशन आएगी 9.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ इज इक्वल एज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो आ गए। उसके बाद फाइंड आउट पीएच। तो माइनस लॉग H+ आयन। H+ आयन की वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसका आंसर आएगा 3.03। ये हमारा आ गया पीएच। क्लियर। डेट मीन्स कि इसमें हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की की वैल्यू इसमें पुट की, राइट। उसके बाद इधर से हमको मिलेगा अल्फा। और अल्फा के बाद इधर हमने फाइंड आउट किया कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और फिर हमने फाइंड आउट की पीएच। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 35 में डी ऑप्शन होना चाहिए हमारा। क्लियर। ये थे आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। अभी स्टार्ट होगा जीओसी। तो जीओसी में फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इज लीस्ट स्टेबल। कौन सा कार्ब एनायन सबसे कम स्टेबल होगा। कार्ब एनायन को जानते हैं कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे कार्ब एनायन, राइट। तो कार्ब एनायन में कौन सा कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब कि इसमें ऐसा पूछा है कि लीस्ट स्टेबल को बोलेंगे अनस्टेबल, राइट। तो इसमें हमने जानते हैं कि जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा उतना कार्ब एनायन स्टेबल होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कंसेप्ट आएगा हमारा कार्ब एनायन, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस पे डिपेंड करेगी, राइट। तो जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, 1 मिनट, जिसमें रेजोनेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसमें को क्या पूछा है, अनस्टेबल पूछा हुआ है। तो इसमें रेजोनेंस होगा, फर्स्ट ऑप्शन में रेजोनेंस होगा, राइट। सेकंड में भी रेजोनेंस होगा, नेगेटिव आयन भी है उस पर, तो इसमें रेजोनेंस होगा।
डी ऑप्शन में भी रेजोनेंस होना चाहिए भाई। ओके, इसमें रेजोनेंस होगा, सॉरी। मेरा भी रेजोनेंस होगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला मतलब ऑप्शन ए बी एंड डी सब में रेजोनेंस पॉसिबल है, बट ऑप्शन सी में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, अनसेचुरेशन के बाद सेचुरेशन, फिर अनसेचुरेशन, फिर सेचुरेशन होना चाहिए। पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, सो इसमें रेजोनेंस होगा नहीं। जो रेजोनेंस नहीं होगा तो हमारा कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होगा, डेट मीन्स कि वो अनस्टेबल होगा, तो हमारा आंसर होगा सी। और हम लोग जानते हैं जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो गया उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में हमको पूछा है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। क्वेश्चन नंबर 37 में पीकेबी, हम लोग जानते हैं कि पीकेबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और उसके साथ में बेजिसिटी उतनी ही कम होगी। इन शॉर्ट में पीकेबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उस मॉलिक्यूल की एसिडिटी ज़्यादा होगी एंड उसकी बेजिसिटी कम होगी। राइट, डेट मीन्स कि इसमें हमको इसमें इनडायरेक्टली एसिडिटी की फाइंड आउट करने की, किसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी और किसमें एसिडिटी कम होगी। राइट, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो एनिलीन है, 1 मिनट। इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो एनिलीन होगा इधर, एनिलीन में हाइड्रोजन इधर आएगा, फिर NH2, सॉरी इसको बोलेंगे पीरिडीन बोलेंगे, ये हमारा एनिलीन रहा, एनिलीन में NH2 ऊपर आएगी। ऑप्शन सी में इधर होगा 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग होगी, इधर होगा नाइट्रोजन, इधर होगा H, लास्ट में होगा हमारा CH2, बेंजीन के ऊपर CH2 नेगेटिव चार्ज, सॉरी सॉरी मिस्टेक, इधर CH2NH2 है, तो बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा और इसमें सबके पास लॉन पेयर होंगे, इसमें पिरिडीन के नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, इसमें एनिलीन के पास लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इधर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। लॉन पेयर जितना स्टेबल होगा उतनी उसकी बेजिसिटी ज़्यादा होगी, और लॉन पेयर जितना डीलोकेलाइज होगा, मूवमेंट करेगा, उसमें उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो उसके हिसाब से जिसमें लॉन पेयर स्टेबल होगी उसकी बेजिसिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी कम होगी, पीकेबी की वैल्यू भी कम होगी। राइट, तो इसमें हमको ऑप्शन से हिसाब से जाएगी तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, NH में ये वाला रेजोनेंस होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला मतलब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस होगा तो इसमें N बॉन्ड H वीक हो जाएगा, वीक होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी आएगी, तो इसमें सी ऑप्शन में एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। राइट, इसमें ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन एक ही आ रहा है हमारा, सी में एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें एनिलीन है, तो इसमें एनिलीन भी ऐसा होगा कि लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगी, रेजोनेंस में जाएगी तो इसमें N बॉन्ड H वीक होगा, वो वीक होगा तो जल्दी ब्रेक होगा, तो इसमें ये एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो सेकंड ऑप्शन में हमारा आएगा एनिलीन, फर्स्ट वाला ये वाला, सेकंड वाला एनिलीन होगा। उसके बाद पीरिडिन में लॉन पेयर स्टेबल हो गए तो उसकी एसिडिटी कम होगी, बेजिसिटी ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर होगा सी। इन शॉर्ट में लॉन पेयर जहाँ पे रेजोनेंस में हो गए उसमें हाइड्रोजन वाला बॉन्ड
वीक हो जाएगा, और जितना बॉन्ड वीक होगा उतना हाइड्रोजन जल्दी ब्रेक होगा, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो उसकी बेजिसिटी कम होगी। और जिस पे लोन पेयर स्टेबल होगा उसकी बेजिसिटी ज़्यादा होगी। ये तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमको पूछा है कि किसमें सी बॉन्ड एन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 39, सी बॉन्ड एन की बॉन्ड लेंथ किसमें ज़्यादा होगी। तो हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड में, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में होगी। तो जिस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें सी ऑप्शन चेक करो पहले, वो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है उसमें, तो इसमें सी ऑप्शन लेके थर्ड में, थर्ड मॉलिक्यूल में सी बॉन्ड एन, मतलब इसमें ऐसा होगा साइक्लोहेक्सेन के ऊपर NH2 है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सी बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। उसके अलावा सब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डेट मीन्स कि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, राइट। तो उसमें सी में बॉन्ड लेंथ सबसे, लेकिन थ्री ऑप्शन मतलब कि फर्स्ट में, मतलब सॉरी थर्ड वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद सेकंड और लास्ट में चेक करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड NH है, और ये वाला पूरा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, वो रेजोनेंस में है नहीं, तो उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद जो दोनों मॉलिक्यूल है 1 और 2, उसमें रेजोनेंस होगा, राइट। तो लास्ट ऑप्शन में सी डबल बॉन्ड एन है, डेट मीन्स कि उसमें वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, डबल बॉन्ड है, सो इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से थर्ड मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फोर्थ की सबसे कम, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया हमारा। अभी बचा ऑप्शन ए एंड बी, दोनों में थर्ड में सबसे ज़्यादा, फोर्थ में सबसे कम। उसके बाद चेक करेंगे इसमें कि एनिलीन की ज़्यादा होगी या एनिलीन के साथ CHO ग्रुप इसमें ऐड होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब जिसमें -R इफेक्ट हो, उसमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। फिर से एक बार, जिसमें -R इफेक्ट है उसमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, राइट। तो इसमें एनिलीन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सो हमारा थर्ड मतलब एनिलीन में सी बॉन्ड उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड में मतलब फर्स्ट आएगा थर्ड, उसके बाद सेकंड, और तो हमारा आंसर होगा ए। इन शॉर्ट में थर्ड मॉलिक्यूल में सी बॉन्ड एन सिंगल है, सो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद सेकंड वाला जिसमें एनिलीन है और उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला आएगा, और फिर डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल आएगा, तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमको पूछा है कि IUPAC पूछा हुआ है। तो IUPAC में क्या आएगा, इसमें अल्किन भी है और अल्किन के साथ Br भी है एंड Cl भी है। क्वेश्चन नंबर 39, तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सिन, और इधर है Cl और इधर है Br। इसमें IUPAC रूल्स के हिसाब से डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो इसमें, और उसके बाद सब्सटीट्यूशन कम आना चाहिए, कम नंबर पे आना चाहिए, तो इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2, इसको नंबर देंगे 3, उसके बाद आगे 4, 5 एंड 6, राइट। अल्किन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उसके बाद सब्सटीट्यूशन को भी कम नंबर देने हैं, तो उसके हिसाब से नंबर इधर से आएंगे, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 3 ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से ब्रोमीन फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, तो इसको बोलेंगे 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, और साइक्लो हेक्स 1, तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 40। 40 में हमको पूछा है टोटोमेरिज्म किस मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, राइट। टोटोमेरिज्म में आएगा कीटो और दूसरा आएगा इनॉल।
इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में बोला कैसा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ में होगा CH3, इसको बोलेंगे कीटो। फिर क्या होगा इसमें, कीटो के पास में sp3 वाला कार्बन हमको चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या होगा उसके बीच में, ए वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म। उसको इनोल में जाने के लिए उसके पास अल्फा एच होने चाहिए। जिसके पास हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, और इसमें डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म। तो इसमें ऐसा होगा, सी सिंगल बॉन्ड OH और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसको बोलेंगे इनोल फॉर्म। तो इसमें कीटो में से इनोल में जाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें C डबल बॉन्ड हो, मतलब sp2 कार्बन होना चाहिए, और उसके पास sp3 कार्बन, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको बोलेंगे कीटो और इसको बोलेंगे इनोल। इन मतलब आल्किन, OH मतलब ऑल, तो इसको बोलेंगे इनोल। इट मीन्स कि इसमें C डबल बॉन्ड O के पास उसके साइड के कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कीटो फॉर्म तो है और इधर होगा H। तो इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। इसमें भी ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O तो इसके पास भी 2 H हो गए और इधर भी होगा H, इसमें भी वो पॉसिबल है। हर ऑप्शन में इधर ही होगा H, तो इसमें पॉसिबल है। डेट मीन्स कि सारे मॉलिक्यूल में अल्फा H एंड sp3 कार्बन प्रेजेंट है। सो सब में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आएगी। सो हमारा आंसर होगा डी, सब में ऐसा प्रेजेंट होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 41 में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में हमको ऑर्डर पूछा है E+ का, कि कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक सबसे फास्ट होगा, राइट। इसमें क्या होना चाहिए भाई, इसमें होना चाहिए एजोन प्लस R इफेक्ट, जिसमें ज़्यादा होगी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक ज़्यादा होगा, राइट। तो +R वो सबसे ज़्यादा होगी और साथ में होगा +I। फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है। दैट मीन्स के उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए उस पर अटैक फास्ट करेगा। तो जिसमें +R हो उस पर अटैक फास्ट होगा। सो इसमें OCH3 है कि जिसके पास +R इफेक्ट होगी। दैट मीन्स कि इसमें एनी सॉल्व पे अटैक फास्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा फर्स्ट आई आए, मतलब कि इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा ए, तो ऑप्शन C एंड D कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट आएगा हमारा, तो बोलेंगे एनी सॉल्व, कि जिसमें OCH3 में +R इफेक्ट होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा। सेकंड में इसमें होना चाहिए CH3, मतलब CH3 में इफेक्ट आएगी +I। तो उसके बाद ऑप्शन आएगा हमारा, तो उसके बाद ऑप्शन आएगा हमारा फोर्थ वाला। उसके बाद Cl और उसके बाद होगा NO2, राइट। इसमें लोग जानते हैं कि जिसका इंडक्टिव इफेक्ट Cl और NO2 की -R इफेक्ट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू Cl, तो इसका फॉर्मूला ऐसा क्या आएगा कि जिसमें -I एंड -R, ओके। तो जिसमें -R की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा। तो इसमें Cl की -R इफेक्ट NO2 से कम होगी, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। दैट मीन्स कि क्लोरो बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नाइट्रोबेंजीन की कंपैरिजन में फास्ट होगा, क्योंकि रीजन इसमें है Cl की -R इफेक्ट, राइट, वो कम होती है एज कम्पेयर टू NO2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इसमें CN-1 न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन होगी, न्यूक्लियोफाइल के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए या उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन
रीच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन रीच होना। तो इसमें Cn के पास लोन पेयर है तो वो Cn के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच होगा वो। ओके, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो गए तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। OH पे नेगेटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रॉन रीच होगा। बी एफ थ्री में बी एफ थ्री का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, और इसके आसपास में बोरॉन के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सो इसको बोलेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इसको बोलेंगे लेविस एसिड। बोरॉन के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, डेट मीन्स कि BF3 एज अ लेविस एसिड होगा, राइट। वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम करेगा नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। सो BF3 एज अ हमारा ऑप्शन के फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा नहीं, मतलब डेट मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में काम कर सकता है। ओके, न्यूक्लियोफाइल डेट मीन्स कि जिसके पास लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हमको पूछा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम, कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें जिसमें हम लोग उसकी और इसमें पूछा है कार्बोकैटायन है सब में, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में हमको कार्बोकैटायन पूछा हुआ है, तो इसका ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा कार्बोकैटायन में, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एलाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आएगा 30, उसके बाद 20, उसके बाद प्राइमरी होगा। कि उसको बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके हिसाब से CH3CH2 ऑप्शन बी में 1 0 होगा, इसमें कार्बोकैटायन प्राइमरी है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में ये भी कार्बोकैटायन प्राइमरी है, राइट। बट ऑप्शन डी में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर ऑप्शन सी में चेक करेंगे तो इसमें 2 फिनाइल है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, CH+1, उसके साथ में इसको बोलेंगे बाइफिनाइल कार्बोकैटायन। तो इसमें इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 2 फिनाइल रिंग है, फिनाइल की रिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। उसके हिसाब से ऑप्शन सी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा आएंगे, तो उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी, तो हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमको पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग कार्ब एनायन का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें पूछा हुआ है, राइट। तो इसमें तो कार्ब एनायन में क्वेश्चन नंबर 44 में इसका एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -R इफेक्ट एंड -I इफेक्ट एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +R, राइट। दैट मीन्स कि जिसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट -R ज़्यादा होगी वो कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद -I वाले, और उसके बाद +I और +R। तो इसमें NO2 ग्रुप की -R इफेक्ट ज़्यादा होगी, सो इसमें सेकंड वाला मॉलिक्यूल, ये सेकंड वाला होगा, इसमें सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से ऑप्शन हमारा आ सकता है सी। चेक करते हैं उसमें, तो इसमें NO2 की -R इफेक्ट ज़्यादा होगी, सो उसमें स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद आएगा फर्स्ट ऑप्शन में, चेक करो OCH3 है, तो उसकी इफेक्ट आएगी +R आएगी, तो वो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी के, जिसमें नाइट्रो ग्रुप की -R ज़्यादा होगी एंड
OCH3 की प्लस आर ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमको पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटोमर्स ऑफ सेकंड। तो सेकंड वाला हमारा इनॉल फॉर्म है, उसका कीटो फॉर्म कौन सा होगा, इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म है, तो इसका कीटो फॉर्म कौन सा होना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया उसमें। तो कीटो के लिए क्या होना चाहिए, कीटो के लिए, कीटो इनॉल के लिए सी डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके पास में अल्फा एच होने चाहिए उसके साइड के कार्बन के पास, और उस कार्बन का साइड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ओनली वन के वन में, इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म, और ये वाला होगा इनॉल फॉर्म क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो इसके पास अल्फा एच नहीं होंगे। तो हमारा आंसर होगा ए, कि जिसमें 45 में ओनली वन मॉलिक्यूल को बोलेंगे कीटो फॉर्म और इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म। राइट, क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ कि सेकंड वाला इनॉल फॉर्म है उसके लिए कीटो फॉर्म कौन सा होगा, फर्स्ट वाला कि थर्ड वाला, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला। राइट, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में IUPAC पूछा हुआ है और जिसमें दो मॉलिक्यूल होगी BRP होगा और साथ में OH ग्रुप भी होगा। तो इसमें IUPAC के रूल्स के हिसाब से OH को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ओके, तो इसमें से नंबर देने के लिए इधर से स्टार्ट करेंगे, तो इसका नंबर आएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6 एंड 7। तो 6 पोजीशन पे ब्रोमीन 2 है और विस्थापन पे सब्स्टिट्यूशन पे है, तो इसका आंसर होगा 6 डायब्रोमो, दो ब्रोमीन है तो इसको बोलेंगे 6 डायब्रोमो पेंटेन, सॉरी हेप्टेन आएगा, तो इसमें 6 डायब्रोमो हेप्टेन 2 वाला आएगा। ऑप्शन हमारा आंसर होगा हमारा सी। राइट, उसके बाद हाँ, तो इसमें आंसर सी आएगा 6 डायब्रोमो हेप्टेन 2 ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, 47 में भी उस टाइप का कंसेप्ट पूछा हुआ इसमें कि विच ऑफ द कार्ब एनाइन इज द मोस्ट स्टेबल, स्टेबल पूछा हुआ है तो जिसमें माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी, इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। जो कंसेप्ट 44 में था वही कंसेप्ट 47 में भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमको वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है, तो जिसमें माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी उसमें कार्ब एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। राइट, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से NO2 की माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी। राइट, माइनस आर इफेक्ट उसमें ज़्यादा होगी तो उसमें कार्ब एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इसमें होगा प्लस आर आएगी, तो वो तो स्टेबल होगा नहीं। उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा डी, कि जिसमें NO2 की माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा है तो उसमें कार्ब एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 में हमको फॉर्मूला गिवन है C3H5Cl और इसमें हमको पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर इसमें कितने होंगे, पहले तो व्हाट इज आइसोमर। आइसोमर का मीनिंग होगा जिसमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर वो डिफरेंट डिफरेंट होगे, तो उसको बोलेंगे आइसोमर। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जियोमेट्रिकल आइसोमर, डेट मीन्स कि सिस ट्रांस और ई एंड जेड को इसमें कंसिडर करना नहीं है, विदाउट पूछा इसमें, डेट मीन्स कि इसको जियोमेट्रिकल को कंसिडर करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में कितने आइसोमर आएंगे, तो फॉर्मूला हमारा C3H5Cl। तो फॉर्मूला के हिसाब से लग रहा है मुझे कि अल्कीन इसमें आना चाहिए। 3 कार्बन हो गए, तो फर्स्ट 1, 2 एंड 3, और Cl है तो सब लोग इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट कार्बन पे Cl रखते हैं और उसके बाद अल्किन से स्टार्ट करते थे। इसमें होगा सी, मतलब कि C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इधर होगा CH, इधर होगा CH3 और इधर आएगा H। चेक करो, इसमें C3 है, फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, C3H5 और Cl हो गया। तो इसको बोलेंगे आइसोमर ए। दूसरा आइसोमर इसमें पॉसिबल होगा, इस जगह पे Cl की पोजीशन चेंज कर देंगे, सेकंड पे ला देंगे, तो इधर होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें से Cl को इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो इधर आएगा CH आएगा, सॉरी सेकंड कार्बन पे इधर Cl आएगा। पोजीशन इसको पहले लिखते हैं, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। तो सपोज लाइक सेकंड कार्बन पे हमने Cl को पुट किया तो क्या होगा इसमें,
सेकंड कार्बन पे हमने Cl को पुट किया तो इसमें डबल बॉन्ड के साथ CH2 आ जाएगा। इसमें C3 फॉर्मूला पुट इसमें सेट हो रहा है तो C3 तो 1 2 3 हाइड्रोजन इसमें हो गए 5 और Cl। हाँ, तो सेकंड भी इसमें आइसोमर पॉसिबल है। हर आइसोमर इसमें आ सकता है कि जहाँ पर Cl थर्ड कार्बन के साथ अटैच होगा। इसको पहले CH2 उसके बाद CH एंड फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इधर होगा CH2, इधर होगा H और फर्स्ट कार्बन पे थर्ड कार्बन पे Cl आ जाएगा। तो ऐसे 3 टाइप के आइसोमर इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें आइसोमर टोटल आएगी 3, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे Cl, सेकंड कार्बन पे Cl और थर्ड कार्बन पे Cl और डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, राइट। इसमें जियोमेट्रिकल के विदाउट हमारा आंसर होगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हमको पूछा है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट और उसमें स्टेबिलिटी के हिसाब से हमको जाना है, राइट। तो इसमें ऑप्शन ए चेक करो। तो ऑप्शन ए में फर्स्ट वाला होगा उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन के फॉर्म में है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इसमें एलाइलिक कार्बोकेटाइन है भी। ए ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन और राइट साइड पे उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो मैंने आपको समझा दिया आगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट ही है। ऑप्शन सेकंड चेक करो कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे विनाइलिक कार्बोकेटाइन है और इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू विनाइलिक कार्बोकेटाइन, वो भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो इसमें हमको पूछा है कार्बो एनाइन भी गिवन है दोनों ऑप्शन में। तो इसमें कार्बो एनाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बो एनाइन, राइट हैंड साइड पे है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बो एनाइन। तो उस केस में कार्ब एनाइन में प्राइमरी कार्ब एनाइन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो भी राइट है। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में चेक करो कार्बोकेटाइन में, तो कार्बोकेटाइन में दोनों प्राइमरी है बट इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन में OCH3 में प्लस आर इफेक्ट आ रही है और इसमें CH3 में प्लस आई आएगी, ओनली प्लस आर तो उसमें आएगी नहीं। डेट मीन्स के OCH3 के पास प्लस आर इफेक्ट है, तो कार्बोकेटाइन में प्लस आर जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी रॉन्ग है, जो ऐसा मतलब कि इसमें OCH3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा आना चाहिए और इसमें प्राइमरी को प्रायोरिटी दिए, सो वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा डी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट 50। उसमें हमको एक स्ट्रक्चर गिवन है और उसमें हमको पूछा हुआ है कि किस प्लेस पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है और इसमें 4 प्लेस इसमें मेंशन किए हुए हैं, में 1 2 3 एंड 4 और उससे पहले हमारा कंसेप्ट होगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दोनों कार्बन सपोज लाइक ऐसा होगा C डबल बॉन्ड C होगा, तो इसमें दोनों कार्बन पे दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। तो इसमें एक कार्बन पे दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो फिर वही जियोमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा। इसमें फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे इधर क्या होगा, इधर होगा CH3 और इधर भी होगा CH3। डेट मीन्स के फर्स्ट जो इसमें फर्स्ट कार्बन इसमें फर्स्ट जो पोजीशन मेंशन है उसमें दोनों CH3 है, मतलब दोनों ग्रुप सेम है। दोनों ग्रुप एक कार्बन पे सेम होगा तो उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा नहीं। डेट मीन्स के फर्स्ट पोजीशन पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेकंड में बात करेंगे तो सेकंड में इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब ग्रुप आ रहा है। डिफरेंट ग्रुप होगा तो उसमें सीस और ट्रांस पॉसिबल है। थर्ड कार्बन में भी ऐसा अलग अलग ग्रुप है और फोर्थ कार्बन भी ऐसा अलग अलग ग्रुप है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग जाएंगे कि जिस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जिस पे सेम होगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट पोजीशन पे जो भी आल्किन है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। ओके, क्लियर? जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू।